जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे और आप सभी का एक बार फिर करियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था। इफ्तिखार बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, तो भाई जब बोलेंगे तब साउंड आएगा ना यार। अच्छा, एग्जाम्पल लिखवाना है, ठीक है लिखिए। दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। जो उदाहरण नंबर 2 है उसके ऊपर बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 पे बात करते हैं। देखो, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस सेंटर पॉइंट से ध्यान से देखिए कि कोई डोरी बंधी होगी। अब कोई डोरी बंधी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई थ्रेड अगर बंधा है तो उस थ्रेड को हमें दिखाना पड़ेगा। आइए शो करते हैं उस थ्रेड को एक बार, लाइक दिस, लाइक दिस। इस तरह से जो आप थ्रेड्स देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड्स हैं, सारे के सारे जो आप देख रहे हो। और ये सारे के सारे थ्रेड्स कहीं ना कहीं रेडियस को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये कहीं ना कहीं रेडियस है बच्चों, ठीक है। सारे के सारे रेडियस को शो करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे है? क्योंकि यहाँ डोरी से बंधी थी यहाँ पर एक लंगड़ जो कि इधर इस दिशा में गया। अगले ही पल जब वो मुड़ा तो उसकी दिशा इधर हो गई, तो इस डोरी की दिशा भी इधर हो गई। यानी कि एक मूवमेंट हुआ है, एक एंगल के ऊपर मूवमेंट हुआ है, यानी कि विस्थापन तो हुआ है, नो डाउट, है ना। पत्थर बेटा इस स्थिति से जाके पत्थर इस स्थिति में आया है अगर, तो डोरी भी वैसे ही घूमी होगी, है ना। क्योंकि डोरी के साथ पत्थर बंधा है, इसलिए पत्थर क्योंकि घूम रहा है, पत्थर के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसलिए डोरी भी घूम रही थी, है ना। डोरी भी पत्थर के साथ साथ क्योंकि बंधी हुई है तो पत्थर के साथ साथ जाएगी। तो बल किस पे लग रहा है? बल लग रहा है इन पत्थर के ऊपर, है ना। अब जब बल लग रहा है पत्थर के ऊपर तो विस्थापन कहाँ है? विस्थापन देखो अंदर से लिया जाता है ना। बल गुणे बल की दिशा में दूरी। तो ये वह सब चीजें होती हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल के कारण, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? अभिकेंद्रीय बल के कारण
कारण ही कोई वस्तु केंद्र से संबद्ध रहते हुए, केंद्र से संबद्ध रहते हुए बल के अधीन कार्य के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब कार्य जरूर होगा, तो कार्य के लिए उत्तरदायी कौन है? कार्य के लिए उत्तरदायी है केंद्र से संबंध रहते हुए बल के अधीन, ठीक है, जो वस्तु है वो उत्तरदायी है। तो मेन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? मेन यहाँ पे ध्यान देने वाली है ये वाली बात, अभिकेंद्रीय बल। मतलब आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि भाई किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो आप बोलोगे से इसके कारण ऐसा हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो, बल लग रहा है इस दिशा में बच्चे, हाँ बल लगा है इस दिशा में, और एंगल बना इस दिशा में, ये देखो 90 डिग्री बना। ऐसे ही बल इधर गया तो जो एंगल है वो उधर है, बल इधर है तो 90 इधर है, बल इधर है तो 90 इधर है ना, बल इधर है तो 90 ये रहा, 90 यहाँ ये रहा, यहाँ 90 ये है, यहाँ 90 ये है। इसका मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो बल और जो विस्थापन के लिए जो आप बात कर रहे हो उन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है, और 90 अंश का कोण होने के कारण एफ एस कॉस थीटा से कॉस थीटा में थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्योंकि जीरो होती है इसलिए ये पूरी की पूरी कहानी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कार्य शून्य हुआ। ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि कोई कार्य ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, देखिए वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, सिंस थीटा इज 90 डिग्रीज, तो आप यहाँ पे पुट करो। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे भाई, तो वर्क बराबर क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई भी वैल्यू हो इनकी, लेकिन थीटा की वैल्यू कॉस 90 और कॉस 90 क्योंकि जीरो होता है, तो वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में जीरो, तो फाइनली वर्क बराबर कितना हो गया, 0 जूल। तो जो कार्य आया आपका बेटा वो 0 जूल आया। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, कर लेंगे। चलो जल्दी से शाबाश, नोट करो फिर आगे बात करें। जल्दी से नोट करो। साइड, अरे यार इसमें भी साइड होंगे, तुमने नोट नहीं कराई है, तो गलत बात है यार।
देखो बच्चों, जब अब हम कार्य को अब समझ लेते हैं, ठीक है, अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि कार्य को जब हम समझ चुके हैं, तो अब जल्दी से ऊर्जा की बात कर ली जाए। ठीक है भाई, ऊर्जा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। हालांकि कार्य को जब हम समझ लेते हैं तो ऊर्जा हमारे लिए समझना काफी आसान इसलिए हो जाता है बिकॉज कार्य क्या है, कार्य कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा का ही एक रूप है ना। हालांकि अगर हम बात करें तो आमतौर पे कई प्रकार की जो ऊर्जा है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी कहते हैं, पवन ऊर्जा, है ना, टाइडल एनर्जी कहते हैं जो ज्वारीय ऊर्जा होती है। मतलब बहुत प्रकार की ऊर्जाएं एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये वाली बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं ऊर्जाओं के ऊपर बात करनी है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वर्क एनर्जी में बेटा जो हमारे पास एनर्जीज हैं वो सिर्फ दो हैं। एक का नाम क्या है, हाँ, अगर मैं बात करूं तो एक का नाम है बच्चों, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एक को हम बोलते हैं बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि आखिरकार ऊर्जा क्या है, जल्दी से बताओ। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि आखिरकार ये ऊर्जा क्या होता है बच्चों, फटाफट बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऊर्जा? ये जो ऊर्जा टर्म है वो उसको कैसे बोलेंगे? कहा जाता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, लेकिन आप लोग कुछ और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, वो बताओ जरा। जल्दी बताओ भाई। हम्म, आखिरकार ऊर्जा क्या होती है? बताओ भाई बच्चों, ऊर्जा क्या होती है? राज बेटा दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है, नहीं तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर आपको साउंड नहीं पढ़ा रहे, जो आप यहाँ पर पूछने आ गए हैं कि व्हाट इज साउंड, ठीक है। जब साउंड टॉपिक शुरू होगा तब पूछ लीजिएगा। खैर तब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ पता होगा कि साउंड क्या है, ठीक है। अभी जो टॉपिक चल रहा है चुपचाप उसी के ऊपर फोकस होगा, कोई फालतू के सवाल नहीं। ठीक है, लगभग बच्चे वही डेफिनेशन दे रहे हैं जो किताब के अंदर लिखी होती है। मैं बस ये चाह रहा था कि आप लोग की किताब में क्या यही डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि क्या होता है कि डेफिनेशंस जो होती हैं वो स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड थोड़े सा उनमें कभी कभी देखा गया है कि बदलाव हो जाता है, ठीक है। आमतौर पे बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन का सेम रहता है, लेकिन कुछ हद तक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं हमें, ठीक है। चलिए देखिए भाई, हैंड डालेंगे सारे के सारे बच्चे ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है भाई? किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को, जो आप लोग की बेसिक डेफिनेशन लिखी है, मैं बस वहीं पे उस बात मतलब इस डेफिनेशन को भी मैं लिख ही रहा हूँ जो आप में किताब में मेंशन है। किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है।
ठीक है भैया। तो ऊर्जा क्या होगा, सबको समझ में आ गई? किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म ये है, सिर्फ इतना, कार्य करने की क्षमता। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये मेंशन नहीं है डेफिनेशन में तो कहीं ना कहीं फिर समस्या आ जाएगी। ठीक है, समस्या आ जाएगी। बच्चों हम यहाँ पे फिजिकल एनर्जी की बात करते हैं, हम यहाँ पे बॉडी की एनर्जी की बात नहीं कर रहे। जो ये स्वाति लिख रही है कि प्रोटीन एक ऊर्जा है, पहली बात, प्रोटीन एक बायोकेमिकल मोलिक्यूल है, या कह लीजिए इट्स अ बायोमोलिक्यूल, इट्स नॉट अ ऊर्जा। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब के मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इन सब के एटम्स पाए जाते हैं, तो वो है प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ भी मत बोलिए कि प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो ऊर्जा जो है वो पोषक पदार्थों के अवशोषण से आपको मिल रही है, पोषक पदार्थों के जो डाइजेशन है ना, पाचन है, उससे आपको मिल रही है। ये जो ऊर्जा है और जो आप भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो डिफरेंट है दोनों ऊर्जा, नो डाउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं बायो से संबंधित चीजें हैं, जीव विज्ञान से। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके फिजिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो, गलत मत करो कुछ भी। तो किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में या कह लीजिए हमारे दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार की जो ऊर्जा है वो दिखाई देती हैं। उदाहरण के तौर पे उदाहरण के तौर पे जैसे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, इतनी बहुत है लगभग, लेकिन ये एक और लिख लो चलो, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, लगभग बहुत सारी ऊर्जाओं की हमने बात कर ली। तो इतनी सारी जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे दैनिक जीवन में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे सिलेबस के अंदर जो ऊर्जाएं हमें पढ़नी है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है दो, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जल्दी से नोट करें। सुशांत बेटा, अभी जो आप बात बता रहे थे वो कब की बात है? यार किंग, तुम्हें सर की स्पेलिंग नहीं आती? SIR होती है, ये SAR कौन से सर होते हैं तुम्हारे? हैं? क्लास कब हुई थी सुशांत? कब हुई थी और कितने बजे हुई थी?
कब मतलब किस दिन हुई थी, और कितने बजे मतलब टाइम। तो जब हमने इतना पढ़ लिया तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को। तो सारे के सारे बच्चे हेड डालेंगे गतिज ऊर्जा। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। चलो सारे के सारे बच्चे बताएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, वो मतलब डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से बताइए। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, लिखा तो है बेटा। वर्ग आपको पढ़ा दिया, तो वर्ग एक एनर्जी है, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होगा ना बच्चे। लिख लो। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसे इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सर कॉस के बारे में एक बार फिर बता दीजिए। कॉस बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। कॉस एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाए जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। जिसको हम सेकेंड या कोसेकेंड थीटा भी बोलते हैं। तो ये 6 में से एक फंक्शन होता है जिसको कहा गया है कॉस थीटा, ठीक है। इन 6 में से एक फंक्शन का नाम है कॉस थीटा। तो जब वर्क डन की डेफिनेशन बन रही थी, मतलब जब प्रूफ करा जा रहा था उसको, तो उसके अंदर उसको एक ऐसे प्रूफ किया गया है कि अगर कभी कोई फोर्स किसी एंगल पे भी लग रहा हो तो भी हम कार्य को निकाल सकें, तो इसीलिए वहां पे कॉस थीटा है। तो वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। आपको बस ये समझना है कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो वर्क की कैलकुलेशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखें। ये हो गया नोट। चलो जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे आखिरकार ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। शाबाश, जल्दी बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सारे के सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कुछ बच्चों की डेफिनेशन आना स्टार्ट हो गई हैं। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे नहीं बोलते। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण और कार्य करने की क्षमता आ जाती है। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, आ रहा है, पृथ्वी पे आ रहा है। ये जो प्रकाश है ये निरंतर गतिमान अवस्था में है,
मानते हो? इसकी इनफैक्ट जब ये मान के चले कि अगर इसको वैक्यूम में ही ट्रेवल करना, हालांकि वैक्यूम के साथ साथ जब आप एयर की बात करते हो तो वैक्यूम प्लस एयर में हम मान के चलते हैं कि प्रकाश की चाल लगभग बराबर है, होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए मान लेते हैं कि वैक्यूम यानी कि निर्वात और वायु यानी कि एयर, दोनों में प्रकाश की चाल सेम है। और वो कितनी मानी गई है बेटा? वो मानी गई है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मानी गई है। तो मतलब ये प्रकाश गतिमान अवस्था में है, मानते हो? प्रकाश जो है वो गतिमान अवस्था में है। अब आप मुझे बता दो कि क्या इस प्रकाश में काइनेटिक एनर्जी भी होगी? चलो बताओ। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी गतिमान वस्तु में जो ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तो फिर बताओ प्रकाश की गतिज ऊर्जा कितनी होती है फिर? हैं? बोलो बोलो बोलो, फंस गए? यही समस्या होती है, पता है? क्लास 9th में, क्लास 10th में जो डेफिनेशंस वगैरह हमें पढ़ाई जाती है ना, उन डेफिनेशंस के जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो हमें दिए जाते हैं आके क्लास 11th 12th के बाद, ठीक है? जबकि इसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। तो समस्या वही आ जाती है, जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों भाई? एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ऑब्वियसली इन सब क्लासेस को पता नहीं कब पढ़ के आ गए। 2008 में मैंने 10th दिया था, मतलब 2007 में आई वाज इन 9th क्लास, 2007 में, 2007। आज आप 2021 में हैं, है ना? अब आप समझ लीजिए 21 और 7 कितने साल हो गए, सोचो जरा एक बार। है भाई? मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग 14 साल पहले, है ना, मैंने 9th करी थी, 14 साल पहले, और 7 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो बात वहीं पे आती है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे 9th और 10th में जो हम किताबों में लिखी और हम रट लेते हैं, ठीक है? किताबों में लिखी होती है और हम रट लेते हैं, लेकिन उसका जो रियल कह लीजिए एक्सेप्शंस हैं या उसके जो रियल एग्जांपल्स हैं, उनकी जो डिटेलिंग्स हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, वो कब मिलता है? वो मिलता है जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, 9th में, 10th में, ठीक है? और 10th के बाद, सॉरी 9th 10th कह रहा हूँ, 11th में, 12th में, और 12th के बाद, यानी कि जब आप एमएससी बीएससी ये सब जब कर रहे होते हो, बीटेक वगैरह कर रहे होते हो, तो फिर आपको और ज्ञान की बातें वहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है? तो ये सब हालांकि अभी के लिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश भी एक गतिमान अवस्था में है। इसके अंदर गतिज ऊर्जा होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है, ठीक है? बात करेंगे कि क्या है ना? अभी नहीं, अभी के लिए पहले आप कुछ चीज़ों को समझिए। कभी फुर्सत में होंगे जब ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा तब मुझे बताइएगा, ठीक है? तब एक बार चर्चा करेंगे कि कंसेप्ट क्या था, ठीक है? बहरहाल, अगर मान के चलिए आपका टीचर कभी आपको स्कूल में पढ़ाए कि भाई किसी वस्तु में उसकी गति के कारण यदि कोई ऊर्जा है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, तो तुरंत ये एग्जाम्पल पुट करना, देखो क्या कहते हैं। रणवीर कह रहे हैं कि उस साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सुशांत कह रहे हैं कि मैं 2007 में पैदा हुआ था, मतलब जब मैं 9th कर रहा था तब तुम पैदा हुए थे। बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, मतलब इतना पुराना हो गया मैं। तुम लोग यार मुझे ये याद दिला रहे हो कि सर आप तो बुढ़ापा आ रहा है आपको, बूढ़े हो रहे हो आप, हैं? चलो भाई। चलिए आइए लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी रियलिटी में जो डेफिनेशन है मैं आपके सामने वही लिखूंगा जो आपकी किताब में है। देखिए, किसी भी गतिमान वस्तु में, किसी भी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण किसी भी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उसे गतिज ऊर्जा
कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु मोशन में है, दैट मीन्स the energy possessed by an object, okay, when it is in moving condition is known as the kinetic energy. किसी भी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण अगर कभी कोई ऊर्जा आ रही है तो उसे हमने बोला है गतिज ऊर्जा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है और इसका जो मात्रक है, एक बार उसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है बच्चों को क्या होता है? मात्रक, तो बेटा गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है ना, गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। सही है। दूसरी बात, इसका एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, वो भी समझ लीजिए। एक्सप्रेशन को यहाँ लिख देता हूँ। एनर्जी, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। और क्योंकि ये एनर्जी एक प्रकार की गति के कारण उत्पन्न हुई है, मतलब काइनेटिक मोशन के कारण उत्पन्न हुई है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ई ऑफ के। के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के का मतलब क्या बच्चे? काइनेटिक एनर्जी है। तो ई ऑफ के काइनेटिक बराबर होता है बच्चे, ये चीज देखी गई है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपके सिलेबस में, ठीक है, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन का प्रूफ है और आपको पढ़ना है। ठीक है, हालांकि इस एक्सप्रेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे बाद में आगे आने वाली क्लासेस में, बट अभी के लिए आपको ये समझना है, इसे याद कर लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as और एफ इक्वल्स टू ma यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं। पहुंचेंगे जब आगे आने वाली क्लासेस आएंगी। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? अभी के लिए सिर्फ आपको ये बात ध्यान देनी है बच्चों कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो के ई के इक्वल्स होता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है, इस बात को समझो। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो कि मात्रक तो आपने देख लिया जूल, लेकिन क्या और भी कोई मात्रक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है बच्चे। मास जो होता है वो किस में होता है बताओ? मास होता है केजी में, किलोग्राम में। और वेलोसिटी होती है बच्चे मीटर प्रति सेकंड में। वेलोसिटी होती है आपकी मीटर प्रति सेकंड में। तो क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, ये वाली बात समझ में आई? तो मतलब एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल के साथ साथ और कौन सी होती है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बताओ फटाफट। साहिल को भेजो। हाँ, हम्म, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? तो मात्रक जो है वो क्या हो गया? एक हो गया जूल और एक हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आप ध्यान रखें, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अगेन, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो यही जूल होता है एक्चुअली में। ठीक है, यही क्या होता है? यही जूल होता है। तो जो एक जूल है ना, जो बेटा एक जूल है बराबर होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली बात भी समझने वाली है। चलिए, सारे के सारे बच्चे डायमेंशन बताएंगे। विमा बताइए, काइनेटिक एनर्जी की विमा क्या बनेगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी की विमा क्या बनेगी? डायमेंशन पढ़ाइए ना आपको, जल्दी से बताओ। काइनेटिक एनर्जी की विमा क्या होगी? अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन मतलब विमा की बात करूं, तो विमा क्या होगी इसकी? देखो, केजी। बेटा केजी के लिए क्या यूज करेंगे? चलो तुम पहले बताओ सारे बच्चे, इसकी डायमेंशन क्या होगी? शाबाश, जल्दी बताओ।
डायमेंशन क्या होगी, जल्दी बताओ, कहाँ रह गए सारे, कमेंट नहीं आ रहा किसी का। आवाज आ रही है ना तुम लोग को? हम्म। कोई कमेंट नहीं, क्या बात है भाई? नहीं मालूम है? चलो देखो, नहीं मालूम है तो बताते हैं हम आपको। पढ़ाई तो है यार आप लोगों को। हम्म, पढ़ाई तो है चीज़ें। भाई केजी के लिए क्या यूज़ करते हैं, एम। पता है आपको, मास, मास का कैपिटल एम ले लो। ठीक है। मीटर है तो मीटर के लिए क्या बोलते हैं, मीटर के वो बोलते हैं लेंथ, मतलब लेंथ में होता है, तो उसका ले लो एल स्क्वायर। ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है सेकंड, सेकंड के लिए टाइम होता है, तो नीचे आएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो टी-2। खत्म बात। क्या दिक्कत है, इतना तो आसान है यार। तो एम एल स्क्वायर टी-2। ठीक है, तो याद कर लीजिए, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होंगी, ये जितनी मैंने पीछे लिखी हैं, ये पीछे जितनी लिखी हैं, इन सब की डायमेंशन वही है, यानी कि एम एल स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, या कह लीजिए एम एल स्क्वायर टी-2। ये सारी की सारी ऊर्जाएं सेम है, यही बने, यही ऊर्जा की चाहे आप मात्रक की बात कर लें, चाहे आप डायमेंशन की बात कर लें, सब कुछ बेटा यही रहेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो एम एल स्क्वायर टी-2। रणवीर गलत है बेटा तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या देख लें, इसके बाद देख लेते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा। अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं आपको, एग्जाम्पल हम तब करेंगे जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो फिर इधर इसके एग्जाम्पल, इधर इसके एग्जाम्पल, और उस समय और बातें भी कर रहे होंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालें जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। साहिल। हम्म, तो बेटा इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो भाई, अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, करो कमेंट, कमेंट करो, तुम्हारी किताब में क्या चीज लिखी है, स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करो, तुम्हारी किताब में क्या मेंशन है, जल्दी से डेफिनेशन बताओ जी। आपकी किताब में क्या मेंशन है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, करुणा, सुशांत, और बच्चे बताएं जरा जल्दी से। देखो यार, जब बोला जाए तो पार्टिसिपेट किया करो, है ना, कमेंट किया करो। नहीं आती कोई बात नहीं, किताब से देख के बोलो, मैंने कब मना करा है कि आप किताब का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रिंस जी, पहली बात क्षमता होती है, चमता कुछ नहीं होता इडियट। क्षमता होती है, क्षमता, कैपेसिटी, श ये है ना कि च है चमता, कुछ भी। चलो देखो, तो डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु में, है ना, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, उसके आकार के कारण जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? चलिए ये बात करते हैं। तो किसी वस्तु में
किसी वस्तु में उसकी स्थिति तथा आकार उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। सो किसी वस्तु में उसकी स्थिति तथा आकार के कारण जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर क्या है कि द एनर्जी possessed by an object due to its position and configuration is known as potential energy। ठीक है। यूनिट क्या है? P। इसको बोलते हैं एनर्जी EP, है ना। एनर्जी भाई है तो एक प्रकार की ऊर्जा, तो E बोलेंगे। जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी को EK कहा था, ऐसे पोटेंशियल को EP बोलेंगे। तो EP बराबर क्या हो जाएगा? EP बराबर हो जाएगा M×G×H। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो मास इंटू अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, mgh लिखते हैं। E ऑफ P बराबर क्या होता है बच्चे? M इंटू में G और इंटू में H। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्थितिज ऊर्जा। बाद में बात करेंगे सब कैसे आ रहा है। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखें, EP बराबर mgh और E के बराबर हाफ mv²। ठीक है। मात्रक की बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, मात्रक की बात कर लेते हैं। भाई है तो एक प्रकार की ऊर्जा, अब आप कुछ भी कह लो तो उसका मात्रक क्या रहने वाला है? मात्रक तो इसका जूल ही रहने वाला है, कुछ भी कर लो, है भाई। जब ऊर्जा है तो ऊर्जा का ऐसा ही जो मात्रक है वो तो जूल ही होगा। जूल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन यहां से समझ लेते हैं कि क्या आएगा, है ना। एक काम करते हैं, जूल को मैं नीचे लिख देता हूँ, या यहाँ लिख देता हूँ, चलो जूल, है ना। लेकिन यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या आएगा। देखो m, बेटा मास जो होता है वो किस में होता है? मास होता है आपका केजी में, मानते हो? मास होता है आपका केजी में, मानते हो? तो केजी आ गया। बच्चे जी किस में होता है? जी होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और बच्चे हाइट किस में होती है? हाइट होती है आपकी फिर मीटर में। तो देखो अभी भी तो वही बना, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो वही आएगा। ठीक है, वही आएगा। अभी देखो पीछे भी आपने ये पढ़ा था, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। मजबूरी है, आना पड़ेगा उसको, सिंपल सी बात है, आना पड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ से? अगर हम बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक है। विमा की बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो विमा भी क्या होगी भाई, है बच्चों? डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो। विमा भी वही होगी, ML²T-2, खत्म बात, है ना। तो ये आपकी विमा हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट स्थितिज ऊर्जा। अभी के लिए एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको कोई भी नहीं दिए हैं। एग्जाम्पल्स हम आने वाली क्लासेस में तब देखेंगे जब हम इसमें बेसिकली डिफरेंस को देख रहे होंगे। और एक बात का और ध्यान रखें कि स्थितिज ऊर्जा को समझना थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, बट कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि कल वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी, कल मॉर्निंग वाली क्लास। तो ज़रूर ध्यान से क्लास लेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे बच्चे, ठीक है। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। चलिए, किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। अगर आपको लग रहा है आपका कोई डाउट है, जल्दी से पूछिए, फटाफट, शाबाश। कुछ डाउट है तो पूछें भाई।
तब तक हम आपकी इस फाइल को सेव कर देते हैं। अमित जी कह रहे हैं क्लास कब शुरू होती है? क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है, 9 से 10। सर सिर्फ कल की क्लास में पूरा नहीं पाएगा। कल की क्लास में पूरा नहीं पाएगा मतलब? सही से लिखा करो यार तुम लोग। डाउट पूछो जल्दी से, कोई डाउट है किसी का तो पूछो भाई, शाबाश। एनी डाउट्स? 2 मिनट का समय है, जल्दी से डाउट्स पूछें आप अपने। सर कल लास्ट क्लास है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत बहुत चलेगा, अभी तो एनर्जी। कल आप फाइनली एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कल आप देखोगे, ठीक है? एक्सप्रेशन प्रूफ होगा। इसके बाद फिर काइनेटिक और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उनमें डिफरेंस देखेंगे, है ना? इतना देखते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे क्या है। अभी तो बचा है बेटा, बहुत कुछ है अभी। न्यूमेरिकल्स बचे हैं पूरे के पूरे। डाउट है तो पूछो बेटा जल्दी से। नहीं प्रिंस, सर मैट में क्लास नहीं ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? मेंटल एबिलिटी कब से चल रही है तुम्हें पता है? क्लास नहीं ले रहे हो, ऐसे ही बेकार में इल्जाम लगा रहे हो यार तुम लोग, तो गलत बात है। रिया पूछ रही हैं हाउ मच अर्ग इन अ जूल। बच्चे, रिया, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग एक जूल में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये सब तो थे एनर्जी के फॉर्मूले, और क्या थे? हर हर एक प्रकार की एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले हैं। लेकिन ओवरऑल अब जैसे आप देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला? ½ mv²। लेकिन सॉल्व होके क्या आया? kg/m²/s²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। सॉल्व होके क्या आया? kg/m²/s²। तो ये सब चीजें होती हैं। रिया बता तो दिया बेटा आपको। हाउ मच अर्ग आप पूछ रहे हो एक जूल में? एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। लिख देता हूँ। लिख क्या? मैं तो सेव कर चुका हूँ फाइल को। लिख लो खैर तुम लोग। जूल कहाँ लिखा था? अगर लिखना है तो लिख लो। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। अर्ग भी एक यूनिट है बच्चे। किसकी? ऊर्जा की। ऊर्जा का ही एक मात्रक है अर्ग भी, ठीक है? साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है, सरनेम है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। लिखना हो तो लिख लो। सर मैथ में क्लॉक हुआ था, मजा आया। चलो बढ़िया, मजा आया तो अच्छी बात है। टेस्ट कब होगा? हो तो रहे हैं टेस्ट, लेते तो रहते हैं क्लास के दौरान। कल 10th का लिया है, 9th का भी जल्दी ही होगा, लेकिन दिवाली के बाद होगा, अभी नहीं। दिवाली के बाद आपका टेस्ट होगा, मतलब क्लास टेस्ट होगा, ठीक है? कल 10th वालों का हुआ था, आप लोग का भी जल्दी होगा। ओके भाई, चलो ठीक है, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच।